इतना अच्छा सुनाई दे रहा है। एडवांस काइनेटिक्स पे आते हैं। ठीक है बच्चों, एडवांस काइनेटिक्स में सबसे पहले दो चीजें पढ़ेंगे, दो या रेदर तीन चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट करेंगे हम पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल, या इनको हम साइड रिएक्शन भी बोलते हैं। पैरेलल या साइड रिएक्शन। अच्छा, जो भी हम रिएक्शंस की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन समझते हो नहीं समझते हो बच्चों? एलिमेंट्री, जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी बिकम्स द ऑर्डर गाय। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करें। पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है? ए इज गिविंग बी एंड साइमल्टेनियसली ए इज गिविंग सी। ए दोनों चीजें दे रहा है, बी और सी एक साथ। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, ए गिविंग सी के लिए रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। डीए बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये क्या है हमारा? तुम्हें याद होगा इनिशियली हमने पढ़ा था, डीए बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए भी बोलते हैं। अगर हमें रेट ऑफ कंजम्पशन चाहिए तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगता है। हाँ है ना? एक ही टर्म में देखा जाएगा तो रेट ऑफ चेंज क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देखो डीए बाई डी टी की वैल्यू क्या है ये बताओ। नेगेटिव, क्योंकि ए इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है? नेगेटिव। कंज्यूम हो रहा है वो। रेट ऑफ फॉर्मेशन भी क्या आ रहा है? नेगेटिव। मतलब वो बता रहा है कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर रेट ऑफ कंजम्पशन चाहिए तो क्या आना चाहिए? वो ए के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो आइडियाज में एक और नेगेटिव साइन लगा दो यहाँ पे कंजम्पशन के लिए। हाँ है ना? ये हम वही तो करते जा रहे थे, हमने किया तो है, पता नहीं बच्चे याद आ। हाँ, पहले लेक्चर में किया तो है हमने। तो माइनस डी ए बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक? डी ए बाई डी टी नेगेटिव, फाइन। डी ए बाई डी टी इज नेगेटिव, एक और नेगेटिव साइन लगा दिया। दिस इज बेसिकली रेट ऑफ कंजम्पशन। हाँ है ना? किस रेट से कंज्यूम हो रहा है? हम कहेंगे यार K1 A से तो हमारा रेट कंज्यूम हो रहा है, इस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है इन द फर्स्ट रिएक्ट। और ए गिविंग सी में ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है? इस रेट से। आई मीन दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इन द फर्स्ट रिएक्शन, this is the rate of consumption of A in the second reaction, and adding them up we are getting the overall rate of consumption of A। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? या फिर सिंपली हम कह सकते हैं ये क्या है? दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली रेट ऑफ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और ए की टर्म में वो क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी। क्लियर है गाइस? हम कहेंगे ये बन गया K1 प्लस K2 A। क्लियर है गाइस? जिसको मैं क्या के इफेक्टिव लिख सकता हूँ या के ओवरऑल लिख सकता हूँ इंटू ए। मतलब ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा, जिसमें रेट कांस्टेंट क्या हो चुका है ओवरऑल रिएक्शन के लिए? इट इज K1 प्लस K2। के ओवरऑल इज K1 प्लस K2। कुछ समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो गाइस इसको अगर तुम, ये माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए है, तो डू यू रियलाइज, मैं एक काम करता हूँ, ये जो के ओवरऑल है ना इसको के इफेक्टिव लिख दो, आसान रहेगा। ओवरऑल कुछ ज्यादा ही बड़ा वर्ड है, इफेक्टिव इज शॉर्ट। तो क्या हमारा यहां से आ जाएगा? ए टी क्या होता है बच्चों? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी होता है ना बच्चों? बोलो गाइस। यहाँ पे ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इंटीग्रेट करके दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। जो हमारा नॉर्मल ए नॉट ई की पावर माइनस के टी था, वहां पे के इफेक्टिव टी आ गया।
के इफेक्टिव बीइंग K1 प्लस K2। हाँ है ना। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम टी। अब हम कहेंगे डीबी बाई डी टी क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। कैन आई से इट विल बी सिंपली K1A। ये चीज समझ में आई नहीं आई। इट इज सिंपली गोइंग टू बी K1A, क्योंकि जो K2A है दैट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। हाँ या ना। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? भाई जो बी बन रहा है वो सिर्फ ए गिविंग बी उस रिएक्शन से बन रहा है, और उसमें जो रेट है दैट इज K1A। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल हम करते आ रहे हैं। ए गिविंग बी रिएक्शन में K1A इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज K2A। क्लियर है गाइस? इंटीग्रेट करते हैं। अब पहली चीज, कभी भी अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे सारी कर डाली। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ए गिविंग बी है, हमने कहा ये इनिशियली ए नॉट है। एडी हमें निकालना आता है। एडी कितना होता है? ए नॉट ई एच पावर माइनस के टी, है ना बच्चों? कभी कोई एक्सप्रेशन पूछ ले बी का एट टाइम तो क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे ए नॉट में से एडी सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द अमाउंट ऑफ ए कन्वर्टेड टू बी। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ए नॉट माइनस ए टी इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू बी एट टाइम टी। हाँ है ना? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बी एट टाइम टी इज ए नॉट माइनस ई टी। एक्सप्रेशन डाल के देखो, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, 1 - e⁻ माइनस के टी। ये बनता है हमारा एक्सप्रेशन। हमें बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, कि वी नो दिस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, है ना बच्चों? अब यहाँ पे क्या है, हमारा बी इस रेट से बन रहा है, सी इस रेट से बन रहा है। क्लियर है गाइस? तो पहली चीज अज्यूमिंग, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अज्यूमिंग बी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू 0। हम मान के चल रहे हैं इनिशियली बी और सी प्रेजेंट नहीं था, तो डू यू रियलाइज कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी विल बी इन द रेशियो K1:K2। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? भाई बी इस रेट से बन रहा है K1A से, सी इस रेट से बन रहा है K2A से, तो बी का बनने का रेट और सी का बनने का रेट आर इन द रेशियो K1:K2। तो उनकी जो अमाउंट बनेगी दैट विल ऑल्सो बी इन द रेशियो K1:K2। समझ में आया है नहीं आया? क्लियर है गाइस? तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल ए कितना कंज्यूम हुआ था? कंज्यूम कितना हुआ था? बी एट टाइम टी निकालना चाह रहा हूं मैं कहूंगा नॉर्मली हमारा ए नॉट इनिशियली था, दिस इज द अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम। हाँ या ना? ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ही रिलेट कर लो। ए नॉट इनिशियली था, ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी एट टाइम टी था, तो इतना ए हमारा कंज्यूम हो गया। और ये किसमें कन्वर्ट हुआ है? बी और सी में। ये वो ए है विच गॉट कन्वर्टेड टू बी एंड सी टोटल। टोटल हमें दे रखा है, मतलब अंडरस्टैंड करो, अगर रिएक्शन की टर्म्स में लिखेंगे तो हम कहेंगे ए गिविंग बी, ए गिविंग सी, ये ए नॉट था, ए नॉट में से कुछ हमारा कंज्यूम हो गया, लेट अस से एक्स और वाई, तो ये एक्स बन गया, ये वाई बन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गेटिंग द आइडिया? क्लियर है गाइस? ये जो हमारी अमाउंट है ये है हमारी एक्स प्लस वाई, द टोटल अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम, एंड इट इज कन्वर्टेड टू बी एंड सी गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? यहां तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं बी एंड सी आर फॉर्म इन द रेशियो K1:K2, तो अगर मैं यहाँ पे K1 बाय के इफेक्टिव कर दूं तो डू यू रियलाइज इट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ बी फॉर्म।
एंड अमाउंट ऑफ सी के लिए कैन आई डू इट इन द रेशियो K2 बाई K इफेक्टिव इनटू ए नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस K इफेक्टिव। कुछ समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ बच्चों, बोलो गाइस। ये रेशियो है बेटा, ये हमने, ये हमें दे रहा था टोटल अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम कन्वर्टेड टू बी एंड सी। इट वाज बेसिकली गिविंग अस द अमाउंट ऑफ बी एंड सी टोटल। इट वाज टेलिंग अस द अमाउंट ऑफ बी एंड सी टोटल। तो टोटल में से हमने, हमें बताया बी एंड सी आर इन द रेशियो K1:K2। तो मैंने वही चीज रेशियो को यूज करके आंसर दे दिया। समझ आया नहीं आया बच्चे? हाँ बेटा। हाँ हाँ, तो रेड मार्क में ये इंपॉर्टेंट है, वो जो तुम्हारा 80 था वो इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है बेसिकली अभी तक जो करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने फॉर्मूले करवाए हैं। समझ में आया नहीं आएगा, कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अच्छा एक चीज और, बाई चांस बी और सी इनिशियली भी कुछ प्रेजेंट होता तो हम कहते भाई उसमें बी नॉट और सी नॉट ऐड कर दो, कोई दिक्कत? बी नॉट इज द अमाउंट ऑफ बी इनिशियली प्रेजेंट, सी नॉट इज द अमाउंट ऑफ सी इनिशियली प्रेजेंट। क्लियर और नॉट गाइस? नाइस। तो मैं एक क्वेश्चन दूं छोटा सा क्वेश्चन। हमें रिएक्शन दे रखी है ए गिविंग बी एंड सी, ये K1 ये K2। K1 हमें दे रखा है 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, K2 हमें दे रखा है 2 × 10⁻³ सेकेंड। फाइंड ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, फाइंड ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। गाइस प्लीज बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्या करना है इसमें? हाँ बेटा। हाँ, देवर द अमाउंट ऑफ बी एंड सी इनिशियली प्रेजेंट द रिएक्शन। ना बेटा वो क्यों मल्टीप्लाई होगा, वो तो इनिशियली प्रेजेंट है, उसमें ऐड होता जा रहा है, ऐड जो हुआ वो हमने देख लिया। गाइस ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाफ लाइफ, ओवरऑल हाफ लाइफ। और भाई पहले के इफेक्टिव निकालो, इज गोइंग टू बी 3 × 10⁻³ और उसके बाद हाफ निकाल लो, ln2/k इफेक्टिव। सेकंड में आंसर दे देगा ये। समझ आया नहीं आया? नाइस, ये हमारा हो गया। वी आर डन विद दिस पार्ट। क्वेश्चन ज्यादातर जो आएंगे वो इसी पे आएंगे, अगर आते हैं तो इस पे आएंगे। दूसरा वाला पार्ट इज प्रीटी रेयर, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन पे आ। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन, बात हम एलिमेंट्री रिएक्शन की ही कर रहे हैं। ओके गाइस, सो लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। A is giving B and B is giving C साइमल्टेनियस। मतलब जैसे हमारा B बनना शुरू हुआ वैसे ही B स्टार्टेड गिविंग अस C गाइस। अब देखते आओ, -dA/dt, that is basically the rate of consumption of A। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? हम कहेंगे दिस इज K1 A। क्लियर गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? कोई डाउट बोलो। ओके, C किस रेट से बन रहा होगा? K2B। अब B का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा?
डी वी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज, या उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। इट इज गोइंग टू बी, जिस रेट से बी बन रहा है K1A से, माइनस जिस रेट से बी कंज्यूम हो रहा है। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बता दो। क्लियर है गाइस? बोलो, समझ में आया नहीं आया? ये तीनों इक्वेशन समझ में आई नहीं आई? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। बी इस रिएक्शन में बन रहा है, इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो बी का जो ओवरऑल फॉर्मेशन है, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज K1A और K2B इस रेट से बी कंज्यूम हो रहा है, तो ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन इज K1A माइनस K2। हाँ, नहीं मतलब आइडिया इज ए हमारा बी बना रहा है एक सर्टेन रेट से, बी जो सी बना रहा होगा वो ऑब्वियसली थोड़े कम रेट से बना रहा होगा। तो बी की अमाउंट हमारी अभी से मैं मान के चल रहा हूँ अभी बढ़ रही है। तो दिस इज द मतलब ये 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 जो मैंने अभी बताया ये अभी आगे हेल्प करेगा। ये इक्वेशन तो मेरे ख्याल से वैसे ही समझ में आ जानी चाहिए। इस रेट से हमारा बी बन रहा है, इस रेट से बी कंज्यूम हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब ए का तो मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन आसानी से तुम समझ ही आओगे। एट इज गोइंग टू बी ए नॉट ई रेज की पावर माइनस K1T। हाँ है ना? ठीक है गाइस। अब बी एट टाइम टी का एक्सप्रेशन गंदा है, काफी गंदा है। ए नॉट K1 बाय K2 माइनस K1 ई रेज की पावर माइनस K1T माइनस ई रेज की पावर माइनस K2। दिख गया होगा तुम्हें एक्सप्रेशन करता है? हाँ है ना? दिस इज बी एट टाइम टी। सी एट टाइम टी इससे भी याद दर्दनाक है। 1 प्लस K1 ई एच की पावर माइनस K2T माइनस K2 ई एच की पावर माइनस K1T बाय K2 माइनस K। क्लियर है गाइस? मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इसका फॉर्मूला रटे बिना भी काम चल जाएगा। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं यार? ये हमारे ए एट टाइम डी इजी है, बी एट टाइम डी और सी एट टाइम डी का एक्सप्रेशन अगर ना भी याद करो तो भी काम चल जाना चाहिए, क्योंकि अज्यूम कर रहा हूं मैं कोई डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें नहीं देगा। ओके, एक चीज रियलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ए गिविंग बी गिविंग सी में अगर ये ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स होगा ये वाई होगा, कुछ इस टाइप से हो रहा होगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट? या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए नॉट माइनस एक्स, तो ये एक्स माइनस वाई होगा ये वाई होगा। आई मीन डू यू रियलाइज ओवर हियर कि ए एट टाइम टी प्लस बी एट टाइम टी प्लस सी एट टाइम टी विल बी इक्वल टू ए नॉट? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? इन दिस रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी प्लस बी एट टाइम टी प्लस सी एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट। ये मत कहना ये हमेशा ट्रू होता है। सपोजिंग यहाँ पे 2C होता तो दिस इक्वेशन विल नॉट बी वैलिड, या यहाँ पे हमारा 2A होता इट वुड नॉट हैव बीन वैलिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया? ये तब है जब 1A गिविंग 1B एंड 1B गिविंग 1C। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक्सप्रेशन बनाना दिक्कत नहीं होती। सपोजिंग सपोजिंग मैं एक एग्जांपल लेता हूं, A गिविंग B गिविंग 2C। एक्सप्रेशन बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। कैसे? हमने कहा ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई हुआ, ठीक है, या ए नॉट माइनस एक्स हुआ, ये एक्स बना। अब ये आगे डिसोसिएट हुआ, एक्स माइनस वाई बना, और ये क्या बना? 2y। क्या एक्सप्रेशन बनेगा गाइस यहाँ पे? ऊपर वाले के लिए तो ए टी प्लस बी टी प्लस सी डी और जे नॉट। एक बार ये एक्सप्रेशन बना लोगे, ए एट टाइम टी ये है प्लस बी एट टाइम टी
प्लस सी एट टाइम टी बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट। एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया, कैसे बन जाएगा इजी? ए एट टाइम टी प्लस बी एट टाइम टी प्लस सी एट टाइम टी बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट। समझ में आया नहीं आया? एक्सप्रेशन कैन ऑलवेज बी मेड वेरी इजी, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्सप्रेशन में देखो बेटा, मैंने जो लिखा है, हमने ए नॉट माइनस एक्स उठाया, प्लस एक्स माइनस वाई किया, अब हमारा क्या बच गया? ए नॉट माइनस वाई। तो प्लस वाई करोगे तो ए नॉट आ जाएगा। तो ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी का आधा इज इक्वल टू ए नॉट। मतलब आइडिया यू कैन मेक एक्सप्रेशन एज गिवन इन क्वेश्चन। एक्सप्रेशन बनाना, ये जो मैंने अभी बताया तुम्हें, रिलेशन डेवलप करना, दैट इज। हाँ, तो तीनों का टू है तो फिर तो कट ही गया ना। इट इज जस्ट लाइक ऊपर वाली भाई। बिल्कुल समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है यार, बी इनिशियली और सी इनिशियली हम जीरो मान के चल रहे हैं, ये ऑब्वियस सी बात। अज्यूमिंग बी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? अब देखो बच्चों, नॉर्मल चीज है समझने की। गाइस ए इनिशियली बहुत ज्यादा अमाउंट है, बी और सी जीरो है, तो ए गिविंग बी का रेट ज्यादा होगा, मतलब फटाफट बी बन रहा है। इनिशियली बी गिविंग सी का रेट क्या है? जीरो। देयर इज नो बी, नो बी गिविंग सी। जैसे जैसे बी की अमाउंट बढ़ती जाएगी, बी गिविंग सी का रेट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ए की अमाउंट कम होती जाएगी, ए गिविंग बी का रेट कम होता जाएगा। मतलब इनिशियली बी वाज फॉर्म्ड एट हाई रेट, वेरी हाई रेट। अब धीरे धीरे बी बनने का रेट कम हो रहा है और बी के कंज्यूम होने का रेट बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट पे बी मैक्सिमम हिट करेगा और उसके बाद उसकी अमाउंट कम होती जाएगी। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो बी मैक्सिमम कब होगा? बी इज मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम के लिए क्या होता है बच्चों? कैन आई से ओवर हियर db by dt should be equal to जीरो। स्लोप जीरो। हाँ है ना बच्चों? स्लोप क्या हो जाती है? जीरो। db by dt जीरो। गाइस ये था हमारा db by dt का एक्सप्रेशन। ये जब जीरो होगा इसका मतलब है जब बी मैक्सिमम है, जब बी मैक्सिमम है तब हमारा k1a इज इक्वल टू k2b। ये चीज समझ में आई नहीं आई? जब बी मैक्सिमम है तब k1a इज इक्वल टू k2b। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे मैं तो एक चीज बता देता हूँ कि तुम्हारा टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम वो आता है 1 बाय k2 माइनस k1 ln k2 बाय k1। दिस इज टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम। इस टाइम पे बी मैक्सिमम हिट कर जाता है। क्लियर है गाइस? एक बार जरा कर्व्स भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। कौन सा बेटा? k1 इक्वल टू k2b। बेटा हम क्या कहेंगे, ये जो db बाई dt का एक्सप्रेशन क्या बना था? k1a माइनस k2b। ऊपर देखो, ये वाला बेटा, ये। तो उसी को मैंने इक्वल टू जीरो पुट किया है। db बाई dt, तो जब हमारा बी मैक्सिमम है तब k1a कंसर्नेशन ऑफ a एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू k2b वेयर b इज मैक्सिमम। ओके, और टाइम हमने कैसे निकाला? गाइज यहाँ पे जो b का एक्सप्रेशन था उसको डिफरेंशिएट कर दो और पुट इट इक्वल टू जीरो, t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग यू द रिजल्ट राइट।
एक्सप्रेशन कैसे जाएगा गाइस? डू यू रियलाइज ए हमारा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा, दिस इज ए एट टाइम। सी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अब जो बी है वो पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके दो कर्व हो सकते हैं, या तो ये ए एट टाइम टी था, ये सी एट टाइम टी है, बी एट टाइम टी में अभी बना रहा हूं। आइदर इट कैन गो समथिंग लाइक दिस। क्लियर है गाइस? इसको मैं ग्रेट ऐसे करते, ये है हमारा बी एट टाइम। ठीक है बच्चों, दिस इज बी एट, मैं रेड पेन से मार कर बी एट टाइम। क्लियर है गाइस? इसमें मुझे एक चीज बताओ, बी मैक्सिमम कब है? यहाँ पे उस वक्त एक ही कंसंट्रेशन क्या है, ये है। मतलब डू यू रियलाइज कि यहाँ पे जो के वन, जो के टू बाई के वन की रेशियो है वो क्या होगी, बताओ मुझे बच्चों। ये था हमारा के वन ए वॉज इक्वल टू के टू बी, हाँ है ना? ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो के वन बाई के टू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन और इज इट गोइंग टू बी लेस देन वन? के वन बाई के टू। क्या कर रहे हैं बच्चे? बी बड़ा है, ए छोटा है, तो तुम्हारा के वन बाई के टू इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन, हाँ है ना? या के टू बाई के वन इज गोइंग टू बी, बताओ गाइस। पहले मैंने के वन बाई के टू बोला था रेशियो, के वन बाई के टू क्या आने वाला है, ग्रेटर देन वन। या के टू बाई के वन क्या आने वाला है, लेस देन वन। गुड। हाँ पहले मैंने के वन बाई के टू पूछा था, के टू बाई के वन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, लेस देन वन, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? और अगर मैं ब्लू पेन यूज कर लूं, अगर ये कुछ ऐसा जा रहा है, अलग से बनाना पड़ेगा, आई हैव टू मेक इट अगेन, लेट मी मेक इट अगेन, जस्ट अ सेकंड गाइस। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ए जा रहा है, ये सी जा रहा है। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। ये आ गया हमारा बी एट टाइम। तो बच्चों हमारा बी ये है, ये उस टाइम पे ये है, तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा, ग्रेटर देन। क्लियर है गाइस? मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। आ रही है दिक्कत? नहीं? फेयर एनफ। होल्ड ऑन गाइस। हाँ, तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? ओके। अब अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ग्राफ बनाया नहीं? क्यों नहीं बनाया भाई, करो, बनाओ। इतने में क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। कर लो नोट, कर को।
डन विद द कर्व। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन देखो। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस। हमें ए गिविंग बी है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है उस रिएक्शन का। बी गिविंग सी का रेट कांस्टेंट दे रखा है। पूछा गया है व्हाट इज द टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम। मेरे ख्याल से निकाल सकते हो। K1 K2 से निकलाएगा, हाँ है ना बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताना गाइस। हाँ, टाइम की वैल्यू निकालनी है जब बी इज मैक्सिमम। दिस इज व्हाट यू हैड। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है गाइस। निकलाएगा हमारा टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम। अब हमें निकालना है ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन एंड सी की कंसंट्रेशन व्हेन बी इज मैक्सिमम। गाइस, ए एट टाइम टी तो निकाल लोगे इजीली, हाँ या ना। ए एट टाइम डी कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। क्या फॉर्मूला था उसका बच्चों, ए नॉट ई रेज़ की पावर माइनस K1T। मैंने K1 ही लिखा था ना, और डिड आई मिस वन, लिखा हुआ है। ठीक है ना बच्चों। गाइस क्लियर है या नहीं ये चीज। वी नो द वैल्यू ऑफ K1, वी नो द टाइम जिस पे हमें ए की कंसंट्रेशन निकालनी है। वी हैव गॉट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम। अब बी की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, या तो उस फॉर्मूले में देके मारो, या फिर हम कहेंगे उसके पास हमारे पास उस वक्त एक और रिलेशन भी था। व्हाट वाज दैट रिलेशन गाइस, जस्ट अ सेक बच्चों। Okay. हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, ए एट टाइम डी इज ए नॉट ई रेज़ की पावर माइनस K1T। टाइम की वैल्यू हमें पता है, ए एट टाइम टी निकल के आ गया। बी एट टाइम टी निकालने का, रेदर देन यूजिंग द फॉर्मूला जो हमारा गंदा सा एक्सप्रेशन था, वी नो दैट K1A विल बी इक्वल टू K2B, हाँ है ना, एट दैट टाइम व्हेन B इज मैक्सिमम। तो B की वैल्यू निकलाएगी नहीं निकलाएगी बच्चों, B भी आ गया एट दैट टाइम व्हेन B इज मैक्सिमम। C कैसे निकालोगे, हम कहेंगे AT प्लस BT प्लस CT इज इक्वल टू A नॉट। वहां से C की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी एट टाइम T गाइस। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों, आ गई। वेरी नाइस। वी आर डन विद कॉन्जिक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन बच्चों। अब आते हैं थर्ड पे, रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ बेटा, लेट अस गो ऑन टू रिवर्सिबल रिएक्शन गाइस। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। हम कहेंगे ए गिविंग बी है, ये K1, ये K2। क्लियर है गाइस। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा गाइस, डू यू रियलाइज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कैन बी रिटन एज K1A माइनस K2B। एंड एक्चुअली ये जो K1 K2 है, दे आर KF KB इफ यू रियलाइज दैट। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जो K1 K2 है, दे आर एक्चुअली द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है गाइस। ओके नाइस। एंड वी आल्सो नो that A at time t plus B at time t will be equal to A naught। हाँ है ना बच्चों। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट गाइस, बोलो हाँ या ना। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा, माइनस DA/dt। एंड इन टर्म्स ऑफ बी क्या होगा, dB/dt। एंड दैट इज गोइंग टू बी K1A माइनस K2B, जो हमने ऊपर लिखा है, हाँ या ना, बोलो गाइस।
वो कुछ समझ में आता ना आता? आता गाइस? बाई चांस मैं क्वेश्चन में कर देता 2a गिविंग बी। पहले 2a गिविंग बी के बजाय मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, देन विल गो ऑन टू 2a गिविंग बी। गाइस एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है बच्चों? रिएक्शन क्या हो जाती है? रेट ऑफ रिएक्ट जीरो। जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो क्या हम कह सकते हैं K1A विल बी इक्वल टू K2B एट दैट टाइम? हाँ है ना? भाई उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग विद टाइम। हाँ है ना बच्चों? डीए बाई डी टी, और फॉर दैट मैटर डीबी बाई डी टी इज जीरो। हम कहेंगे K1A will be equal to K2B, right? And what is actually your K1 by K2 in that case? Solve करोगे तो it is going to be concentration of B by concentration of, यार ये वही चीज तो है। K1 by K2 क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। हाँ है ना? समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। क्लियर और नॉट? गाइस बोलो भाई, समझ में आया ना आया? आ गया? दैट्स नाइस। अब मैंने क्वेश्चन दिया था 2a गिविंग b, इसका रेट कांस्टेंट kf, इसका kb b। मुझे बताओ तुम्हारा माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जल्दी में करोगे, देयर इज अ हाई प्रायोरिटी, इनफैक्ट वेरी हाई प्रायोरिटी कि तुम आंसर गलत करो। पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? के एफ क्या होगा? के एफ ए स्क्वायर, वेरी नाइस, माइनस के बी बी। और ये एक ही टर्म्स में क्या होगा? सोच के बताना। मतलब जैसे इन टर्म्स ऑफ बी इट इज गोइंग टू बी डीबी बाई डी टी, इन टर्म्स ऑफ ए क्या बनेगा? वेरी नाइस, माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी। हमें पूछा गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। वी आर आस्क्ड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बच्चों। तो वो क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी। किस रेट से ये कंज्यूम हो रहा है? दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए गाय। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? एंड बी विल बी फॉर्म्ड एट हाफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। वो तुम खुद से रियलाइज कर सकते हो कि अगर यहां से 2x हमारा ब्रेक करा तो b कितना बना? x। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी में एक तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 2 का फैक्टर जरूर आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज सिंपली गोइंग टू बी के एफ ए स्क्वायर माइनस के बी बी। दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। हाँ या ना बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर है? कितने बच्चों को डाउट है? कोई डाउट नहीं? दैट इज नाइस। अच्छा बच्चों, वैसे हमारी थ्योरी लगभग ओवर हो गई है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो मैंने कोलिजन थ्योरी तुम्हें करवाई थी ना बच्चों, उसके बारे में कुछ चीजें रिपीट करूंगा, एक दो चीजें नहीं बताऊं। तो पे अटेंशन, लेट अस गो बैक टू कोलिजन थ्योरी, क्योंकि उसके बाद आई एम डन विद द थ्योरी। उसमें हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डिस्कस, बट सम पार्ट आई लेफ्ट। जैसे एल एन के इज एल एन ए माइनस ई ए बाई आर। तुम्हें याद है बच्चों टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता था हमारा? कुछ याद है? इट वॉज के
टेम्परेचर कॉफिशिएंट पे ही लिखता हूं पहले मैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इट इज बेसिकली, सोचा जाए तो इट इज द फैक्टर by which rate constant increases when the temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना, इट इज बेसिकली के एट टी प्लस 10 बाई के एट टी, जो नॉर्मली हम 35 और 25 ले लेते हैं। हाँ या ना, क्लियर है गाइस, ये चीज याद है। हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसे डिपेंड करता है। नाउ दैट इज अ क्वेश्चन जो मैं मान के चल रहा हूं तुमसे, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे तुम नहीं कर पाओगे, ऑल्दो यू माइट बी एबल टू डू इट। हमें पूछा गया है दिस थिंग गाइस। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? ओके, ये बेसिकली टेम्परेचर कॉफिशिएंट बता क्या रहा है, हाउ के इज चेंजिंग विथ टाइम। क्लियर है गाइस? टेम्परेचर सॉरी, हाउ के इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर। इफ यू रियलाइज दैट, ये चीज समझ में आई नहीं आई, के कैसे चेंज कर रहा है टेम्परेचर के साथ। गाइस इसमें एक काम करो, लेट अस डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, एल ए नहीं तो जीरो जाएगा, इट वाज अ कांस्टेंट, यू विल हैव ई ए बाय आर टी स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट। और ये हमारा बेसिकली क्या है, डी के बाई डी टी, दैट इज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हाउ के इज चेंजिंग विद टेम्परेचर। ठीक है, तो डू यू रियलाइज और नॉट कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो तुम्हारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा होगा। हाँ या ना, क्लियर है गाइस? नाउ दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन एक या दो बार आया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई यहां तक? नेक्स्ट, अब आते हैं जो हमने कोलिजन थ्योरी में फॉर्मूले पढ़े थे, उनको मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो आई एम अज्यूमिंग, ऑल्दो क्वेश्चन उसी चीज पे बेस्ड है जो तुमने फॉर्मूले करे हुए हैं, बट स्टिल आई फील के यू शुड बी, इट रिक्वायर्स रिवीजन। ध्यान से देखो, ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट वी आर डन। नाउ लेट अस गो ऑन टू रिवीजन ऑफ दैट थ्योरी। गाइस डेल्टा एच is enthalpy of products minus enthalpy of reactants। हाँ है ना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है ना? और बाई चांस तुम कैटलिस्ट डालते हो तो हमारा डज इट चेंज दैट, डज द फॉर्मूला रिक्वायर एनी चेंज? नो, उसने दोनों की एक्टिवेशन डिक्रीज कर दी, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी बाय द सेम अमाउंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दिया, एंड दैट टू बाय द सेम अमाउंट का। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? नाइस, एक हमने फॉर्मूला खड़ा था, क्लियर है गाइस? अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो कि शायद तुम रिलेट भी कर सकते हो, कि हमारा ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे K1 और K2 क्या है बच्चों, बताना मुझे। दीज आर द रेट कांस्टेंट्स फॉर अ रिएक्शन ए गिविंग बी। क्लियर है गाइस? और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम यहाँ पे ए गिविंग बी का रेट कांस्टेंट देख रहे हैं तो अब विल बी टॉकिंग अबाउट ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
सपोजिंग हमारी बैकवर्ड रिएक्शन को देख रहे थे हम, उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखना चाह रहे हैं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम ये बैकवर्ड ले रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाय? ये चीज क्लियर होगी हर एक बच्चे को? ये रेट कांस्टेंट है। हम देख रहे हैं ए गिविंग बी का रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 एंड एट टेम्परेचर T2। तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा वाली उठाई? फॉर ए गिविंग बी। अगर हम बी गिविंग ए ले रहे होते, वी वुड हैव टेकन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बी गिविंग ए गाइस, जो कि ये बैकवर्ड हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? और यहाँ पे तुम्हें एक चीज जरूर पता थी कि हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे T2 ग्रेटर देन T1 करोगे तो K2 विल बी ग्रेटर देन K1। रेट कांस्टेंट बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते। हाँ है ना? नेक्स्ट पे आते। ये किसके लिए फॉर्मूला है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ऊपर वाले में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा के बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडो एक्सो। ठीक है गाइस, यहां तो कोई डाउट? नेक्स्ट, अगर तुम किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हो तो रेट कांस्टेंट, पहली चीज कैटेलाइज कर रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है ना बच्चों? तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉरी कैटेलाइज करोगे, इफ यू कैटेलाइज इट तो तुम्हारा Kc इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन K। हाँ है ना बच्चों? चल क्यों नहीं रहा? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? यहाँ पे ये जो Kc और Kn दीज आर द रेट कांस्टेंट्स। यहाँ तो कोई डाउट? कैटेलाइज कर रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हो, तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला यू विल यूज टू गेट द न्यू रेट कांस्टेंट ऑफ द कैटेलाइज रिएक्ट। क्लियर हो गई ये चीज या नहीं होगी बच्चों? लास्ट, इसमें नॉर्मली हम कहेंगे, मतलब इसमें तो टेम्परेचर बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं, ये तो हम देखना चाह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कैटेलाइज रिएक्शन। होल्ड ऑन बेटा, जस्ट अ सेक। मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक हमारा ये है कि कैटेलाइज करने पे रेट कांस्टेंट क्या होगा? कैटेलाइज करने पे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। और नॉर्मली जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट है वो हमें पता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? नाइस, वी आर डन विद द कोलिजन थ्योरी। एक और चीज तुम्हें बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, राइट? फ्रैक्शन मैंने बताया था। इट कैन बी नेगेटिव टू, दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर। इट कैन बी, it can be fraction or negative also. Order can be यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट?